नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 आरोह भाग 1 से गलता लोहा इस कहानी को लेकर आए हैं। गलता लोहा कहानी शेखर जोशी ने लिखी है। यह कहानी समाज की जातिगत विभाजनों पर टिप्पणी करती है। लेखन के अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, इसमें अर्थ गांधर्य उतनी ही अधिक है। एक मेधावी किंतु ब्राह्मण निर्धन युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते किन मनोदशा में पहुंचता है, जहां उसके लिए जात से अभिमान बेमानी हो जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित जो झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों की सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना को प्रस्तुत करता है, जैसे कि एक लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शेखर जोशी, गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार तोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के औसत की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे की पर पड़ती हथौड़े की धमधम आवाज, ठंडे लोहे को लगती चोट से उठता खनखनाता खनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाई निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर तक ही पहचान सकता था। लोहार कहते हैं जो लोहे का कार्य करते हैं। टोले यानी कि वह जगह और ग्रुप समूह। निहाई कहते हैं उस जगह को जहां पर गर्म लोहे को रखकर पीटा जाता है दूसरे लोहे से। लंबे बैट वाली उसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी की बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पूर्वोत्तरी के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसी उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गढ़राज जाकर चंद्र जी के लिए रुद्री पाठ करना है। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब मेरे बूते की बात नहीं। एकाएक न भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आश्चर्य न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न तो अभ्यास ही है और न ही वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो, वैसे ही अनुचित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हौसले की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से ढोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी नजरों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर ही गए, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षण के लिए वे दोनों ही जैसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्का का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांस के पेड़ों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वहीं कड़क कर आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में नहीं गायन में भी बेजोर। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था।
वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल आए ना आए, पर वही सवाल वे मोहन से पूछते तो उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी वालों को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठो बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक बच्चों में से, उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैठ खाए थे और कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका कारण शायद यह भी था कि बचपन में ही मन में बैठा दी गई कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता रहा है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेती हरिया मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, ननवा तेरे का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसे किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरे का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। तेरे एकम तेरे दूनी 24। सटाक एक संती उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले में एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहने का चुनाव ऐसे करता है जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरे का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसको दोबारा पहाड़ा सुनाने के लिए कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैत का प्रयोग करने के बजाय जुबान पर चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता को नहीं था। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने या आसान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की बैच चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर क्षण बैच हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और आस पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पूर्वताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के भूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट ही भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्तों में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका बांधा
घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावासिनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौटा था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर से भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंझाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मतबेले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी तरह सकुशल इसे पार करने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया करता था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी चिंता प्रकट की तो उन्होंने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उनके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहेगा और अच्छी तरह पढ़ सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलकलाने लगा। भरे गले से वे इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा था। मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कह कर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपने भाई बरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश और उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भरती। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य को सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त होते ही छुट्टियों में मोहन गांव आ गया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरियल में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा। दांतों के बीच से तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए।
धन नाम के शब्द। मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों में मोहन और धन नाम की बातें करते रहे। धन नाम ने मोहन के हंसुए के फाल को बैत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बैत बनाकर पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उनके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम का हाथ से हथौड़ा नापकर नपी तुली चोट मारता। अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुडल गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक के इस तरह काम करने में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने के कारण हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धन श्याम का संकोच, असमंजस और धन संकट की स्थिति को उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे की छल्ली की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। कहानी गलता लोहा यहाँ समाप्त होती है। आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।